क्लास 9th आज हम शुरू करेंगे अपनी 5th यूनिट जो कि ग्रीन स्किल्स के बारे में है। तो ग्रीन स्किल्स बाकी आपको 4th यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ग्रीन स्किल्स से आप क्या समझते हैं? ग्रीन स्किल्स का मतलब, और ये हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी? अब देखो, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग खूब सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करते जा रहे हैं, जंगलों को काट काट के, पहाड़ों को काट काट करके हम रेजिडेंट्स बना रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया के अलावा हम कंपनीज फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, और भी कई तरह के हम जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खड़े करते जा रहे हैं, ठीक है। बट हम ये नहीं देख रहे कि उस लैंड का जो है वो फॉरेस्ट का जो एरिया है उसे हम कितना बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ग्रीन स्किल्स इस यूनिट में पढ़ेंगे, और इन ग्रीन स्किल्स अगर हम में है तो इन ग्रीन स्किल्स का यूज़ करके हम इस तरह से सोसाइटी में डेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब ना हो, और साथ के साथ मतलब नेचर ख़राब ना हो, और साथ के साथ जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसका मिसयूज़ ना करें, और उन रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज़ करें कि वो हमारे लिए तो अवेलेबल हो ही हों, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवेलेबल हो। तो ग्रीन स्किल्स में हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपने पूरे एनवायरनमेंट का, अपने पूरे क्लाइमेट का, अपने पूरे रिसोर्सेज का, चाहे वो किसी तरह का रिसोर्स हो, रीन्यूएबल हो चाहे नॉन रीन्यूएबल हो, ठीक है। तो हम आगे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उन सब का हम ध्यान रखते हुए अपनी डेवलपमेंट भी करेंगे। तो ग्रीन स्किल्स में तकरीबन जो है मेन जो एक समरी बोलते हैं ना, वो ये है कि ऐसी स्किल्स कि जिसमें हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट डेवलपमेंट के नाम पर हम अपने फॉरेस्ट का भी ध्यान रख रहे हैं, अपनी मतलब नेचर का, ग्रीनरी का ध्यान रख रहे हैं, जो कि आपको पता है ना बहुत ज़रूरी रहती है प्लांट्स वगैरह, ठीक है। तो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और अपनी नेचर को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसकी इंट्रोडक्शन में हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। The environment around us affects all aspects of our life, and all our day-to-day activities also affect the environment. देखो, अब हमारे आसपास का जो environment है ना, वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और जो हमारी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ रहती है ना, जो हम हर रोज़ करते हैं, वो हमारे फिर environment को अफेक्ट करता है। मतलब वाइस वर्सा है, environment हम पे इफेक्ट करता है, और हमारी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को फ़र्क करती हैं। अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे कि एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाता है ना, तो पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो फिर एनवायरनमेंट का इफेक्ट हम पे ही पड़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ाएंगे हम अगर, तो क्या होगा, हम लोग भी जल्दी जो है ज़्यादा बीमार रहने लगेंगे, होता है ना। तो ये वाइस वर्सा चलता है। एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, और हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। Those who live in cities get their food supply from the surrounding villages, and in turn are dependent on the forests, grasslands, rivers, seashores for resources such as water, fuel, wood, फॉडर एक्सेट्रा। अब देखो, जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो लोग विलेज के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने पीने के लिए। अब देखो, सारी सब्जियां वगैरह, सब चीज़ें जो भी खाने से रिलेटेड होती है वो उनको गांव के जो किसान होते हैं वो खेतों में उगाते हैं, और फिर वो सिटीज़ में आकर के उन लोगों को मिलता है। तो डिपेंड हुए ना वो विलेजेस के ऊपर अपने हर एक चीज़ के लिए वाटर के लिए। जैसे रिवर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं वो, ठीक है, और सी शोर्स पे डिपेंड करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज के लिए, सच एज वाटर, फ्यूल, वुड एंड फॉडर वगैरह के लिए। कहने का मतलब है कि चाहे वो सिटीज़ में क्यों नहीं रहते हो, उन सबको उन सब रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो we use resources from which food is made, and we depend on the community of living plants and animals which form a web of life. web of life कैसे बनती है? अब देखो, अब जो भी हम ऐसे सारे रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं जिससे हम अपना फूड जो है वो बनाते हैं। हम इसका मतलब किस पे अब जब हम खाते हैं वो क्या खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन अगर हम हैं तो फिर हम एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। तो हम अपने वो सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जो हमारे खाने के लिए चाहिए होते हैं। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं, और हम एनिमल्स पे डिपेंड है। तो जिससे कि पूरा हमारा जो लाइफ का एक जाल है ना वो बनता है, ठीक है। हम एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब वाइस वर्सा भी, और एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम डिपेंड होते हैं। तो एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म्स अवर एनवायरनमेंट, एंड अवर लाइफ्स डिपेंड ऑन द फ्लोरा एंड फौना अराउंड अस। तो आपको पता है जो भी हमारे चारों तरफ है वो उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। और हमारी जो लाइफ है वो फ्लोरा एंड फोना, आपको ऑलरेडी आप 9th क्लास में आपको पता है फ्लोरा एंड फोना क्या होता है,
ठीक है, जितने भी वनस्पति है और जो प्लांट्स वनस्पति वगैरह है वो फ्लोरा एंड फौना में आते हैं, तो हम लोग उन पे डिपेंड होते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, our school environment comprises the physical and the socio cultural environment। होता है ना, हमारे स्कूल का environment फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है, एक सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट भी होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, स्कूल की बिल्डिंग आ गई, क्लासरूम्स आ गए, हमारी लाइब्रेरी लेबोरेटरीज आ गए, कॉरिडोर्स, किचन, टॉयलेट्स, गार्डन एंड प्लेग्राउंड, सब किस में आ गया, फिजिकल एनवायरनमेंट में। बट जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है इज मैनिफेस्टेड बाय द स्कूल with climate teaching by the teachers, school activities, inclusively attitude towards learning, social behavior, discipline, respect for each other's caste, religion, creed, achievement of students etc। तो एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, हमारी क्लासेस हो गई, प्लेग्राउंड हो गया, ठीक है, हमारी लाइब्रेरीज हो गई, गार्डन्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, एक तो होगी फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या है, जो हम लोग सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, एक लर्निंग का माहौल वहाँ पर बनाते हैं, टीचर्स के द्वारा जो लर्निंग का एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। जो आप लोग की एक्टिविटीज़ होती हैं, मॉर्निंग असेंबली की हैं, क्लास की एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखो अब तो ग्रीनरी के लिए आप लोग पौधे तक भी उगाते हो, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हैं पढ़ाई से रिलेटेड भी। और अब जैसे हम एक दूसरे के कास्ट का, धर्म का, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर स्टूडेंट के बीच में जो हम लोग का जो एक इंटरपर्सनल रिलेशन होता है ना, तो ये सारा हमारा किस में आता है बेटा, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है, राइट। तो आप समझ गए ना, दो तरह के एनवायरनमेंट, एक फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। Over the years with economic development there has been an increase in environmental pollution। ये आप सब जानते हो कि जब इतने सालों से जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते आ रहे हैं, इकोनॉमिक का मतलब जो हमारे को पैसा जहाँ से आता है, तो उस तरह के हम फैक्ट्रीज, कंपनीज और तरह तरह के हम कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स वगैरह खड़े कर रहे हैं ज़मीनों पे, तो उससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ, बट कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट की पोल्यूशन को भी हमने बढ़ाया है इन सब डेवलपमेंट करके, है ना। अब देखो अगर हमने कोई किसी लैंड पे अगर वो खाली पड़ी है तो उसमें पौधे वगैरह, प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, पर जब हमने उसमें कुछ बना दिया तो थोड़ी होते हैं प्लांट्स वगैरह, ठीक है। वो तो अलग बात है कि अब हम लोग हर एक कैंपस में प्लांट्स वगैरह उगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा पोल्यूशन हो गया कि अब हम जाके जाके जो है अब थोड़ा अवेयर हुए हैं कि नहीं, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फिर भी हमारा ज़्यादातर एरिया तो किस में रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ गया ना। वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स हमने खड़ा कर दिया, मॉल्स कर दिए, कहाँ पे, वहाँ पे फॉरेस्ट थे, कहाँ पर हमने उस जंगलों को काट करके इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी, कंपनीज खड़ी कर दी, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगी। अब जैसे सपोज एक एग्रीकल्चर का यहाँ एग्जांपल दिया है कि हमें ना, अगर हम जितनी ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर्स डालेंगे या जितने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डालेंगे हम अपनी क्रॉप में, अपने जो हम पैदावार करते हैं खेतों में जाके, और हाइब्रिड क्रॉप्स का यूज़ करेंगे, तो उतनी ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगी, मतलब उतनी ज़्यादा हमारी जो है क्रॉप्स उग के आएंगी क्वांटिटी वाइज, ठीक है। तो हम क्वालिटी पे डिपेंड, मतलब हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे इस टाइम, हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, हाइब्रिड क्रॉप्स का यूज़ करके हम लोग जो है अपनी ईल्ड को, पैदावार को बढ़ा देते हैं। बट आपने नोट किया है कि अगर हम इतने ज़्यादा केमिकल्स का जब हम ओवर यूज़ कर लेते हैं, तो उससे ना केवल हमारी ज़मीन ख़राब होती है, हमारा एनवायरनमेंट की जो है डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, साथ के साथ हमारी अपनी हेल्थ भी, जब हम वही वाली पैदावार केमिकल्स से जो बनी है वो हम खाते हैं। हम जैसे अब पत्ता गोभी खानी सबने बंद कर दी है कीड़े की वजह से, या फिर अगर उस तरह की हम सब्जियां, फल, फ्रूट खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोगों के अंदर भी वो केमिकल्स चले जाते हैं, प्लांट्स के ज़रिए फ्रूट्स में आएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आएंगे, और हम लोग वो उसको कंज्यूम करेंगे। तो साथ के साथ सॉइल भी ख़राब हो रही है, एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन भी हो रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा है, साथ के साथ हमारी फिर हम लोग देखो एनवायरनमेंट से जुड़े जुड़े हैं, अगर एनवायरनमेंट ख़राब होगा तो हम लोग ऑफकोर्स हम लोग भी डिग्रेडेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग भी बीमार होते हैं, तो बीमार होंगे तो क्या होगा, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो पता है आपको फिर क्या होगा। सो वी नीड टू प्लान द मेंटेनेंस ऑफ एरियाज इन अ सस्टेनेबल मैनर सो दैट वी कैन एंजॉय द गुड एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय अस। बट अगर हम अपने एरिया की जितनी भी जो भी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, मेंटेनेंस करनी है, अगर हम वो एक सस्टेनेबल मैनर में अगर करेंगे ना, सस्टेनेबल मैनर में करेंगे तो क्या होगा,
कि हम अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो इंजॉय करेंगे, हमारे चारों तरफ अच्छा एनवायरनमेंट होगा और हम उसको अच्छे से, मतलब अगर अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो हमारे को भी, हम भी हेल्दी रहेंगे और हम भी स्वस्थ रहेंगे तो हम भी अपने जो है अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सस्टेनेबल का मतलब जो बीच में आया था वो क्या है कि ऐसी डेवलपमेंट जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, हम इस तरह से डेवलपमेंट करें कि वो रिसोर्सेज हमारे लिए तो अवेलेबल हो ही हों, बट हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो अवेलेबल रहे। ठीक है, तो अब जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हम कर सकते हैं, मतलब अगर हम उसमें खाद वगैरह, मैन्योर वगैरह डालें, ना कि उसमें पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स डालें, तो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उसमें जो काव डंग होता है, जो खाद होती है, जैसे पुराने ज़माने में मैन्योर डाली जाती थी, वो डालें अगर हम, तो हमारी एग्रीकल्चर की जो पैदावार होगी वो क्वांटिटी वाइज तो चाहे इतनी ना हो, बट क्वालिटी वाइज ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छी होगी। तो क्वालिटी वाइज अच्छी होगी तो मीन्स उसकी, उसमें केमिकल्स नहीं होंगे, वो हमारी सॉइल को ख़राब नहीं करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करेगा और साथ के साथ हमारी अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है हम इको फैशन डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं कि इको फ्रेंडली जो भी चीज़ें रहती हैं वो हम करें। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, हम सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि जो सोलर रेडिएशंस हैं उससे सोलर एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट किया जा सके। हम सोलर पैनल्स का यूज़ अपने घर में भी कर सकते हैं कि अगर हमने अपने घरों में जैसे सपोज़ पानी ही गर्म करना है तो हम सोलर पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सोलर रेडिएशंस जो है उस पर आकर के हमारे एक हीटिंग का काम करेगी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना करके हम सोलर पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डिज़ाइनिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होम्स, हम इस तरह से अपने घरों को भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी ग्रीन स्किल्स में आती हैं बेटा। अब इसमें देखो सेशन 1, इसमें एक्चुअली 3 सेशन है, 3 सेशंस तो हैं बट सिर्फ 3 ही सेशंस है, बट है बहुत थोड़े अकॉर्डिंग टू पहले वाले सेशंस काफ़ी बड़े बड़े सेशंस हैं। तो मैं देखती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो, तो मैं तो आधा सा आपको सेशन पढ़ा दूँगी और बाकी आधा सेशन आपका, आधा या आधे से ज़्यादा सेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला सेशन क्या है आपका ग्रीन स्किल्स में, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। पीपल लिव टुगेदर इन विलेजेस, सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज दस फॉर्मिंग अ सोसाइटी। आपको पता है जब हम लोग जैसे गांव में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, हम स्टेट्स में रह रहे हैं, कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो हम लोग एक सोसाइटी बना रहे हैं। ठीक है, एक पूरी उसको सोसाइटी बोलेंगे। तो सोसाइटी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है और चेंजेस इट एट द सेम टाइम। तो सोसाइटी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट का मतलब, हम जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम एनवायरनमेंट, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं और एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सोसाइटी इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट एंड चेंजेस इट एट द सेम टाइम। तो उसके हिसाब से ही उसमें बदलाव भी आते हैं जिस तरह से हम लोग एक्टिविटी करते हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ द सोसाइटी विद द एनवायरनमेंट समटाइम्स अफेक्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पीपल्स इंटरफेरेंस विद द नेचर हैज स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। तो आपको पता है जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो अब जनसंख्या हमारी ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी ना, तो हमें ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा घर बनाने पड़ेंगे। ज़्यादा घर बनाने के लिए हमें फिर उनकी डिमांड पूरा करने के लिए ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह हम बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारे मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह ज़्यादा बनेंगे, तो ज़्यादा बनेंगे तो कहने का मतलब है हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चलो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम फिर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर दैट प्रोवाइड्स द गुड्स फॉर आवर increasingly consumer oriented society uses up large amounts of natural resources such as water, minerals, petroleum products, wood etc। तो आपको तो ये ऑलरेडी समझ के होंगे कि जैसे जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उतनी ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज की कंजम्पशन भी होगी, रिसोर्सेज भी खर्च होंगे। जैसे उतना ही ज़्यादा पानी लगेगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा मिनरल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वुड वगैरह, उतने ज़्यादा उन चीज़ों की खपत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझते हैं। ठीक है, कम लोग होंगे तो कम खपत होगी ना इन चीज़ों की, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा खपत होगी, ये तो आप समझ रहे हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे।
तो बेटा नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आपको नाम से ही पता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोग अपने जीवन यापन के लिए यूज़ करते हैं वो हमें नेचर में फ्री में मिलते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वाटर है, लैंड है, सॉइल्स हैं, रॉक्स हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं। तो हमारा हम लोग मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग और जितने भी जीव जंतु हैं जैसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं? इन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही वो अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। पहले देखो, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज से पहले एक डेफिनेशन दी है, रिसोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम रिसोर्स बोल रहे हैं कि हम यूज़ करते हैं, बट रिसोर्स होता क्या है? तो रिसोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो नेचुरली प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में या फिर उसको ह्यूमन बीइंग ने आर्टिफिशियली बनाया है। तो कैसे कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ह्यूमन बीइंग अपनी अपने यूज़ के लिए, अपनी भलाई के लिए या अपने जीवन यापन के लिए यूज़ करता है, उसको रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब से धरती जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तब से ह्यूमंस और जो दूसरी लाइफ फॉर्म्स हैं वो उन सभी चीज़ों पे डिपेंड है जो कि नेचर में जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, वाटर, लैंड, सॉइल, रॉक्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अर्थ पर, धरती पर जो लाइफ है ना, उसका बेस जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज ही है। अब हम बिना हवा के तो नहीं रह सकते, मतलब बिना सांस लिए नहीं रह सकते, बिना पानी के नहीं हम रह सकते। तो ये क्या है, हमारी लाइफ के सबसे मतलब जीवन यापन के लिए अगर हमें जिंदा रहना है ना, तो उसका जो बेस है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज ही है। तो हम इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो कंज्यूम करते हैं। अब देखो, हम डायरेक्टली कैसे डिपेंड हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज पे अपने खाने के लिए, बायोमास, हेल्थ, रिक्रिएशन एंड इंक्रीज लिविंग कंफर्ट। अगर हमें अपनी लिविंग कंफर्ट जो है बढ़ाने हैं या उसमें नए नए आइडियाज़ लगाकर हमें कंफर्टेबल और ज़्यादा बनाना है, तो हम डायरेक्टली जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है कि नहीं है? फॉरेस्ट पे डिपेंड है ना, तो आपने तो ऑलरेडी सोशल साइंस साइंस वगैरह में पढ़ा है। तो इनडायरेक्टली कैसे अब फॉरेस्ट पे हम डायरेक्टली डिपेंड है खाने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड है वुड के लिए। जैसे हमने पहले बोला, अगर हमें अपनी लाइफ कंफर्ट बनानी है तो जैसे हम, और सपोज आजकल जैसे लकड़ी का बहुत चलन है कि घरों में जितना भी फर्नीचर होता है या जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है वो सब बहुत अच्छी वुड के थ्रू ही जो है वो पूरी इवन दीवारें तक जो है वुड की बनी होती हैं। ठीक है, हिमाचल में तो हमारे ज़्यादा वैसे भी पहले से ही लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, अब थोड़ा ट्रेंड ख़त्म हो गया था, अब कंक्रीट के बनाए जाते हैं। ठीक है, सीमेंट वगैरह के। तो लिविंग, तो फिर वो हम डायरेक्टली किस पे, वुड के लिए हम किस पे डायरेक्टली डिपेंड हुए? फॉरेस्ट पे हुए ना। हाँ, तो अब तो कहने का मतलब है फूड के लिए, रिक्रिएशनल आइडियाज़ के लिए हम डायरेक्टली जो फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं। अब हम इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड हैं? इनडायरेक्टली जैसे सपोज फॉरेस्ट, जंगल क्या करते हैं? जंगल हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, फ्लड को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं फ्लड को प्रिवेंट? अब जैसे आपको पता है ऑलरेडी कि जो पौधों जैसे जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को जो है वो जकड़ के रखती हैं। तो अगर हमारे प्लांट्स नहीं होते तो फिर सॉयल इरोजन होता रहता है। इसको जो सॉयल है वो एकदम से, जैसा कि ज़रा भी तेज़ बारिश हुई या फ्लड आया, मतलब तेज़ बारिश भी अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो पूरी मिट्टी जो है अपने साथ ही वो पानी के साथ चली जाती है। तो जो एक सॉइल की फॉर्मिटी है वो बढ़ाए रखने के लिए, सॉइल फॉर्मिटी रखने के लिए हमारे जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अगर तो इसलिए फॉरेस्ट हमारा इनडायरेक्टली क्या करता है? फ्लड नहीं आने देता। ठीक है, फ्लड नहीं आने देगा ना, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो पानी जब बहुत ज़्यादा अगर जैसे बारिश हो गई तो जो पानी होता है वो भूमि जल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सारा पानी जो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो भौम जल को बढ़ाते हैं, तो वो सारा पानी रिस करके धरती के नीचे चले जाता है। ठीक है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, अगर हमारे वहाँ सोचो एक जंगल है, जंगल को काट करके हमने बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बना दिए वहाँ पे, तब आप देखो अगर तेज़ बारिश आएगी तो कहाँ जाएगा वो पानी? आगे से आगे ही जाता रहेगा ना, तो मतलब वो एक इकट्ठा होता रहेगा पानी, कोई एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे सॉइल ही नहीं है, क्योंकि हमने सारे में सीमेंट बिछा रखा है। तो जब सारे में सीमेंट है तो फिर धरती, मतलब कि मिट्टी तो होगी नहीं, तो मिट्टी अगर होगी तभी तो पानी को एब्जॉर्ब करेगी ना। ठीक है, और खासकर जब प्लांट्स होंगे वहाँ पे तभी पानी को एब्जॉर्ब करेंगे ना वो। ठीक है,
तो पानी जो धरती के अंदर रिस करके जाएगा, भौम जल भी बढ़ाएगा, साथ के साथ वो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी, प्लांट्स अपने हमारे हरे भरे अच्छे होंगे, फ्रूट्स देंगे हमें, काफ़ी कुछ वेजिटेबल्स देंगे हमें, छाया देंगे हमें, ठीक है। और वही पानी वेपरेट होके फिर एनवायरनमेंट में जाएगा, तो एक जल चक्र हमारा चलता रहता है। तो अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो फ्लड नहीं रुकेगा, तो इसीलिए फॉरेस्ट जो है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे फ्लड को भी आने से रोकते हैं। फिर है स्टॉर्म प्रोटेक्शन, ठीक है, तूफान वगैरह को भी आपको पता है आने से रोकते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट की जो साइक्लिंग होती है उसको भी इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं बनाए रखने में। तो रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ये तो थे नेचुरल रिसोर्सेज ना, अब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्या हुए, जो ह्यूमन बींग्स ने जो है डेवलप किए हैं। जैसे उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन की ग्रोथ की, तो उस दौरान जब ह्यूमन बींग्स ने उन रिसोर्सेज को डेवलप किया तो उसको क्या बोला, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाई उन्होंने, बायोगैस बनाई, पता है ना, बायोगैस साइंस में पढ़ी है, बायोगैस बनाई, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाई, प्लास्टिक्स बना दिए, ठीक है। तो ये सब क्या, प्लास्टिक शुरू में तो आए थे तो एक वरदान की तरह साबित हुए थे प्लास्टिक का यूज़ जो है, बट अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं ना कि अब तो हमारे हिमाचल में तो बिल्कुल ही बैन है, कई सारी जो है वो स्टेट्स में बैन है अब प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से क्या होता है, जो सॉइल की जो उपजाऊ शक्ति होती है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और ये कई सालों सालों भर भी जो है डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है, पता है ना, डिग्रेड डिग्रेड नहीं होता है। तो धरती पर पानी के अंदर वो इसी तरह से पड़ा रहता है, ठीक है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट बहुत जो है वो पॉल्यूट होता है, डिग्रेड होता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग भी फिर हमारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, है ना, हम बीमार रहने लगते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो आगे कई तरह के हैं बेटा, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर डाउनलोड नहीं होगी आप लोगों से, तो मैं इसको यहीं समअप करती हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज हम कल पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे कि कितनी तरह के होते हैं। बट अगर थोड़ा सा बताऊँ मैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कम इन मैनी फॉर्म्स, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट मे ऑल्सो बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इट में ऑल्सो भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक भी होते हैं। तो हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को और फर्दर जितना भी सेशन है वो अब हम कल पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपने इसको अच्छे से सुन लेना है, राइट। ओके बेटा, थैंक यू।